आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे समाज सुधारक की जो शायद सबसे ज्यादा कट्टरपंथी और प्रभावशाली रहे, पेरियार ईवी रामास्वामी। सोचिए, ये बयान आज भी कितना चौंकाने वाला है ना? और ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने भारतीय समाज की, कह सकते हैं, हर एक मान्यता को चुनौती दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो इंसान जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो समाज की नींव को ही हिला दे। चलिए आज उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से और उन अनुभवों से जिन्होंने उन्हें समाज के खिलाफ एक विद्रोही बनाया। उनका पूरा नाम था ईरोड वेंकटप्पा रामासामी, लेकिन लोग उन्हें प्यार और सम्मान से पेरियार बुलाते थे, जिसका मतलब होता है महान व्यक्ति। वो एक अमीर गैर ब्राह्मण व्यापारी परिवार से आते थे और इसी वजह से उन्होंने जाति पर आधारित भेदभाव को बहुत करीब से देखा और महसूस भी किया। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब वो काशी की तीर्थ यात्रा पर गए। कहते हैं कि वहां जाति के नाम पर जो भेदभाव उन्होंने देखा, उसने उन्हें संगठित धर्म के ही खिलाफ खड़ा कर दिया और यहीं से एक तरह से उनके नास्तिक बनने की नींव पड़ी। उनका राजनीतिक सफर भी कुछ कम क्रांतिकारी नहीं था। देखिए, 1919 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। फिर 1924 में उन्होंने मशहूर वैक्कम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये सत्याग्रह मंदिरों में सभी को एंट्री दिलाने के लिए था। लेकिन सिर्फ एक साल बाद ही 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और वजह क्या बताई? उन्होंने कांग्रेस को ब्राह्मण साम्राज्यवाद का किला कहा। इसके बाद 1938 में वो जस्टिस पार्टी के हेड बने और 1944 में इसका नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम यानी डीके कर दिया, जो उनका अपना राजनीतिक आंदोलन बन गया। जब राजनीति से उनका मोह भंग हुआ तो उन्होंने अपना सबसे जरूरी सामाजिक आंदोलन शुरू किया। एक ऐसा आंदोलन जो सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार बना। इसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। ये आंदोलन 1925 में शुरू हुआ और इसका मकसद एकदम साफ था, गैर ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान करना और उन्हें अपनी द्रविड़ विरासत पर गर्व महसूस कराना। असल में ये जाति व्यवस्था के सताए हुए लोगों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने की एक कोशिश थी। और इस आंदोलन के तहत कई बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जैसे मनुस्मृति को जलाया गया क्योंकि उनका मानना था कि ये ग्रंथ जातिगत भेदभाव को सही ठहराता है। लोगों को अपने नाम के आगे से जाति बताने वाले शब्द हटाने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि बिना पंडितों या पुजारियों के शादियां करवाई गईं। ये सारे कदम सीधे सीधे उस सामाजिक और धार्मिक दबदबे को चुनौती दे रहे थे जिसे ब्राह्मणवादी आधिपत्य कहा जाता। और यहीं पर हमें पेरियार और महात्मा गांधी के बीच का वैचारिक टकराव साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, एक तरफ गांधी जी वर्ण व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पेरियार इसे जड़ से ही खत्म करना चाहते थे। उनका तो ये तक मानना था कि गांधी जी का राष्ट्रवाद असल में ब्राह्मणों का दबदबा बनाए रखने का ही एक तरीका है। अब बात करते हैं समानता के लिए उनके संघर्ष की। और ये लड़ाई सिर्फ जाति व्यवस्था तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये महिलाओं की आज़ादी तक, यानी समानता के हर पहलू को छूती थी। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। पेरियार ने हमेशा ये साफ किया कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उनकी लड़ाई थी ब्राह्मणवाद की विचारधारा से, वो विचारधारा जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव को सही ठहराती है। तो जिस व्यवस्था के वो खिलाफ थे वो थी वर्णाश्रम धर्म। ये व्यवस्था समाज को 4 हिस्सों में बांटती थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण यानी पुजारी, फिर क्षत्रिय यानी सैनिक, उनके बाद वैश्य मतलब व्यापारी, और सबसे आखिर में शूद्र, जिन्हें सेवक या अछूत माना जाता था। पेरियार ने इसी ऊंच नीच वाले सिस्टम को चुनौती दी और इसी भेदभाव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था, ऐसा धर्म, ऐसा शास्त्र और ऐसा भगवान कौन चाहता है जो इस हालत में कोई बदलाव ही ना ला सके। महिलाओं के अधिकारों के मामले में तो पेरियार अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। उनका मानना था कि समाज में महिलाओं की हालत अछूतों से भी बदतर है। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने महिलाओं के लिए अच्छी शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और बर्थ कंट्रोल की वकालत की। ये सब उस समय के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी विचार थे। उन्होंने तो विवाह शब्द की जगह साहचर्य का अनुबंध शब्द इस्तेमाल करने को कहा और पवित्रता के उस दोहरे मापदंड की भी उन्होंने तीखी आलोचना की जो सिर्फ महिलाओं पर ही लागू होता था। अब अगर उनकी पूरी सोच को देखें, उनके हर आंदोलन को देखें, तो उसके केंद्र में एक ही आइडिया मिलेगा, तर्कवाद यानी रैशनलिज्म। पेरियार का मानना था कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं,
इंसानों के जितने भी दुख दर्द हैं, उन सब की जड़ में एक ही चीज है, और वो है तर्क से ना सोचना। ईश्वर को लेकर उनके विचार एकदम साफ थे। उनका कहना था, कोई भगवान नहीं है, कभी था ही नहीं। भगवान को तो इंसान ने बनाया है ताकि वो दूसरे इंसानों पर राज कर सके, और आज भी भगवान को इसी वजह से बनाए रखा गया है। और इसीलिए वो लोगों से कहते थे कि हर चीज पर अपनी तर्क शक्ति का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। किसी भी रीति रिवाज को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है या क्योंकि उसे भगवान से जोड़ा जाता है। तो फिर पेरियार की विरासत क्या है? आखिर उन्होंने क्या छोड़ा है हमारे लिए? सच तो ये है कि उनका असर आज भी तमिलनाडु और पूरे भारत की सामाजिक और राजनीतिक जमीन पर महसूस किया जा सकता है। तमिलनाडु के राजनीतिक और सामाजिक जीवन से ब्राह्मणवादी दबदबे को खत्म करने के लिए जो उन्होंने काम किया, उसी की वजह से उन्हें आधुनिक तमिलनाडु का जनक भी कहा जाता है। और उनका राजनीतिक असर तो आज भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में साफ साफ दिखता है। राज्य के जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ना, जैसे डीएमके, एआईएडीएमके और एमडीएमके, ये सभी सीधे सीधे उनके द्रविड़ कड़गम आंदोलन से ही निकली हैं। इससे पता चलता है कि उनके विचारों में कितनी ताकत। और आखिर में भविष्य को लेकर उनका विजन क्या था, ये उनके ही एक कोट से सबसे अच्छी तरह समझ आता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा, यही वो एकमात्र तरीका है जिससे सामाजिक भेदभाव को मिटाया जा सकता है और देश की असली तरक्की हो सकती है। और बस यही सोच हमें आज के एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती है कि एक सदी बीत जाने के बाद भी तर्क, धर्म और न्याय को लेकर पेरियार ने जो सवाल उठाए थे, वो आज कितने प्रासंगिक हैं, कितने रेलेवेंट हैं।